पाकिस्तान में लोग जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या गोल्ड परचेज करते हैं तो यही समझा जाता है कि लोग इस नीयत से परचेज कर रहे हैं कि वो इनको फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकें, क्योंकि सोना हो या प्रॉपर्टी हो, दोनों सूरतों में हमेशा आपके मुश्किल वक्त में काम आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने IMF के कहने पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लास्ट ईयर लगा दिए थे प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के ऊपर। इसमें फाइलर के लिए 3% बाइंग के टाइम पे और 10.5% बाइंग के टाइम पे नॉन फाइलर के लिए FPR रेट पे टैक्स था। इसी तरह सेलर के लिए जो है वो 3% जो है वो फाइलर के तौर पे और 6% जो है वो नॉन फाइलर के तौर पे FBR रेट के ऊपर जो है वो टैक्स मौजूद था। ठीक है जी। अब उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखी कि यार लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं और सोना परचेज भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपने मुश्किल वक्त के लिए सोना परचेज करके कोई ब्रिक्स में ले लेता है, कोई ज्वेलरी में ले लेता है, किसी वाले से रॉ फॉर्म में जो है उसको रखते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि इसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाया जाए। तो उसके बाद सेल्स टैक्स के अंदर अमेंडमेंट करते हुए, या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल जो होते हैं जिसमें जो है वो ज्वेलरी भी शामिल है, और उसके बाद पार्ट्स जो है प्रेशियस मेटल क्लैड विद प्रेशियस मेटल, इसको जो है वो उन्होंने टैक्सेबल कर दिया और इसके ऊपर जो है वो 3% उन्होंने जो है वो टैक्स लगा दिया। अब 3% टैक्स जो है वो कौन देगा? जब भी कस्टमर सोना परचेज करने जाएगा तो उससे जो है वो जो गोल्ड स्मिथ है, जो शॉपकीपर है, जो सुनियारा है, जिसकी शॉप से आप जो है वो ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, उसने एज पर लॉ जो है वो 3% आपसे टैक्स चार्ज करना ही करना है, जो कि उसने अपनी सेल्स के अंदर शो करना है। क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो एक ऐसा टैक्स होता है जो कि एंड कंज्यूमर ने पे करना होता है, यानी कि जो शख्स उस चीज़ का फाइनल कंज्यूमर है। आप बाकी चीज़ें जब परचेज करने जाते हैं तो आपको 18% जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। इसी तरह गोल्ड के ऊपर अब आपको 3% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है तो 3% जो टैक्स आप गोल्ड में पे करेंगे गोल्ड खरीदते वक्त, वो आप टैक्स एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इसकी परसेंटेज ही 3% रखी है। तो इसलिए आपको उस पर उन्होंने किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं की है। इसी तरह जब आप गोल्ड को सेल करने जाएंगे तो आप जो है वो कस्टमर के तौर पे जो है वो उसके सेलर होंगे, सेम उसी तरह जिस तरह आपने परचेज किया था तो दुकानदार आपके लिए सेलर था। तो आपने उस वक्त जो है वो सेल करते हुए 3% टैक्स जो है वो डिडक्ट करना है और वो शॉपकीपर के नाम से आपने जमा करवाना है कि मैंने इससे जो है वो 3% टैक्स जो है वो चार्ज किया। वो बात अलग है कि उसका जो है इनपुट एडजस्टमेंट जो है एज पर लॉ उसके लिए अवेलेबल नहीं है, ना आप कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स की हद तक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर इनकम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है, और इनकम टैक्स इस तरीके से इस पर अप्लाई करता है कि एक शख्स है, उसने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या एक सर्टन टाइम पहले जो है वो उसने गोल्ड परचेज किया, वो 2 तोले परचेज किया, 5 तोले परचेज किया, जितना भी उसकी सेविंग्स थी उसने उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब उसको किसी सेल पे जरूरत पड़ती है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो गोल्ड का जो रेट है वो डेफिनेटली डेली की बुनियाद पे जो है वो चेंज होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो कम जो है वो इतनी उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से जो है वो गोल्ड बढ़ता है। तो इस सूरत में जो है वो FBR ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो चेंजिंग की थी उसमें उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था कि हर सूरत में गोल्ड जो है वो आपका जो है वो डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा। प्रीशियस मेटल कोई भी हो वो आपकी उसको रिडक्शन नहीं करने देते, इस हवाले से कि आप उसके ऊपर ये कहेंगे कि मैंने जो है वो 50,000 रुपये का गोल्ड लिया था, अब मैं जब उसको बेचने गया तो मुझसे जो है वो 20,000 रुपये का बिका। तो इस तरह नहीं होता। वो आपका जो है वो थोड़ा बहुत ज्वेलरी की हद तक जो है वो जरूर उसमें माइनस लेस होता है, लेकिन गोल्ड का जो प्योर गोल्ड का रेट है वो सेम रहता है। तो इसलिए अगर आपने 10 लाख का सोना जो है वो परचेज किया आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब आप आज को बेचने जाएंगे और वो जो है वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल है तो उसका जो रेट है आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। मिसाल के तौर पे 10 लाख का गोल्ड था, आपने उसको सेल किया, वो 20 लाख रुपए में सेल हुआ, तो वो जो 10 लाख रुपया आपने ऊपर अर्न किया है वो आपकी इनकम है, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। ये दूसरी बात थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेल्स टैक्स तो आपने पे करना ही करना जब आपने खरीदना है, जब आपने उसको बेचने जाना तो जो उसके पैसे आपको डिफरेंस के तौर पे मिलने हैं। 10 लाख का गोल्ड लिया, 20 लाख में आपने सेल किया, तो वो जो 10 लाख आपको ऊपर मिला है वो आपकी इनकम है और उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे करना। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको किसी भी हवाले से उस पर इनकम टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, यानी कि ना कानून इस चीज़ को मानता है, ना FBR वाले इस चीज़ को मानते हैं कि आपने जो है वो गोल्ड बेचते हुए कोई लॉस बर्दाश्त किया। तो इसमें मैंने अब आपको 3 चीज़ें बता दी है। एक, आपने सेल्स टैक्स जो है वो उस पर पे करना है, फिर जो आपने उसके ऊपर आमदनी हासिल की है वो आपने जो है वो इनकम टैक्स के तौर पे भी पे करनी है,
उसको उसके ऊपर जो है वो आपको इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। फिर तीसरे नंबर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। आप ये क्लेम कर ही नहीं सकते कि मैंने 10 लाख का सोना लिया था और 5 लाख में सेल कर दिया। चौथी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह आपका जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स का एलिमेंट होता है, यानी कि आपने जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स देना होता है इस हवाले से कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, 15 लाख में आपने सेल कर दी, तो वो जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस होता था वो आपकी इनकम होता था। सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने गोल्ड की सेल परचेज के ऊपर लगाया है कि आपने सोना जितने मर्जी का लिया, जब भी लिया, तो आपने उसको जब सेल किया तो आपके पास जो आमदनी आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसमें एक और चीज़ है कि कई लोग हैं जिनको शादी ब्याह के मौके के ऊपर भी जो है वो गोल्ड मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लड़के वालों की तरफ से भी आता है, लड़की वालों की तरफ से भी आता है। फिर वो कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो भी दे देते हैं, कोई आपको गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। वो गिफ्ट के तौर पे आपको मिलता है, उसमें आपकी कॉस्ट प्राइस तो कोई नहीं है, वो आपको गिफ्ट के तौर पर रिसीव हुआ है। लेकिन जब आप उसको भी सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है कि एंट्रीज अगर आप फाइलर है बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि पहले लोग हम कर देते थे इस चीज़ को कि हम लिख देते थे कि जीरो वैल्यू है, क्योंकि गिफ्ट की लॉ में वैल्यू जीरो होती थी, क्योंकि हमने उसमें कोई कॉस्ट पे नहीं की होती थी। लेकिन जब हम उसको सेल करते थे उसकी जो प्राइस डिफरेंस होता था वो हमारा प्रॉफिट होके हमारी इनकम बन जाता था। लेकिन चूंकि अब इसकी एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, तो आप जो है वो जो गिफ्ट है, गिफ्ट की कॉस्ट प्राइस जीरो होती है। तो इसलिए जब आपने उसको सेल करना है तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि वो गिफ्ट की जो आमदनी आपको मिलेगी सेल करने से गोल्ड को, वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि उसके ऊपर आपने टैक्स अदा करना ही करना है, क्योंकि आप उसको तब तक वाइट मनी के तौर पे क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे नहीं करते। IMF के कहने के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो चेंज कर दिया गया है। इनकम टैक्स के मामलात में, सेल्स टैक्स के मामलात में, पॉइंट ऑफ सेल के मामलात में बहुत सी चीज़ें हैं जो अपग्रेड होती जा रही हैं, डेली बेस पे होती जा रही हैं, और इसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग आती जा रही है कि शायद आने वाले वक्त में हर शख्स को ये खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ मैंने परचेज़ करनी है, कौन सी चीज़ मैंने सेल करनी है, तो उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। और गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि गवर्नमेंट चाहती है IMF के साथ मिलके कि लोग प्रॉपर्टी से पैसा बाहर निकालें, लोग गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से पैसा बाहर निकालें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर की आमदनी जितनी भी है उसके ऊपर आपको 0% टैक्स देना पड़ता है। वो सिर्फ आपका प्रोविंशियल टैक्स होता है थोड़ा सा, जब आप वो पे कर देते हैं उसके बाद आपको जो भी टैक्स की जो भी आमदनी आपको रिसीव होती है एग्रीकल्चर मद में, वो आपकी 100% जो है वो टैक्स फ्री है, और उस पर आपने कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आएँ, एग्रीकल्चर के तौर पे अपने आप की इन्वेस्टमेंट करें, और ये जो प्रॉपर्टी और गोल्ड के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रेवोल्यूशन की तरफ आएँ और इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकॉनमी जो है वो हमारी मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस वजह से अब आपने जब भी गोल्ड की एंट्री करनी है गिफ्ट के मामले में, आपने उसको कभी भी ज़ीरो नहीं लिखना है। आपने हमेशा उसकी एक एस्टिमेटेड फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है, और वो भी उस हिसाब से लिखनी है जिसका आपको अंदाज़ा हो कि मैंने इसको अंदाज़न 1 साल बाद बेचना है, या 2 साल बाद बेचना है, या 3 साल बाद बेचना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।